नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की पहली वीडियो है मेरी। शुरुआत में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था शुरू करने का मेरा मकसद है, चूंकि कोविड-19 के चलते यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम्स और साथ में यूपीएसआई के एग्जाम्स, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान का वेटेज अच्छा खासा आता है, वो पोस्टपोन हो गए। तो इसीलिए आपके पास अभी टाइम बच जाता है कि आप भारतीय संविधान की अच्छे से तैयारी कर पाए। इसीलिए शुरुआत में मैं पहले भारतीय संविधान का लेक्चर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि वो तीनों में वेटेज उसका आसानी से आ सके। ठीक है, चलिए तो संविधान शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं किस तरह से आपको समझाऊंगा चीजें। कुछ फैक्चुअल चीजें जो हैं मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें समझाऊंगा यहाँ पर, और जो भी फैक्चुअल चीजें हैं वो मैं फोटो के माध्यम से वीडियो पर आपके पोस्ट कर दूंगा। अदरवाइज आप मेरे को पीडीएफ के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, उसमें मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, वरना वीडियो के लिंक में आप जाकर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान समझने से पहले हम इसकी एक ओवरव्यू लेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान एक्चुअल में होता क्या है, इसकी पृष्ठभूमि कहां से शुरू हुई और किस तरह से हम आगे इसको कैरी आउट करते हुए आ रहे। चलिए, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए हम बात करते हैं पहले सबसे पहले सरकार की, गवर्नमेंट। आखिर सरकार होती क्या है, गवर्नमेंट से क्या तात्पर्य है, गवर्नमेंट शब्द से क्या तात्पर्य है। सरकार तीन मुख्यतः अंगों को मिलाकर बनी हुई एक इकाई होती है, जिसका पहला अंग होता है विधायिका, दूसरा अंग होता है कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन सरकार के तीनों अंगों के मध्य आपस में सामंजस्य रहता है। जैसे कि विधायिका का काम रहता है किसी भी देश के अंदर विधान बनाना, मतलब कानून बनाने का जो कार्य रहता है वो कार्य रहता है विधायिका का, और जो कानून बन के आ जाते हैं उन कानूनों को लागू करने का कार्य रहता है कार्यपालिका का, और उन कानूनों में विधि के समक्ष क्या क्या चुनौतियां या फिर क्या क्या चीजें उसमें कानूनी रहती हैं उनको विस्तारित करने का काम रहता है न्यायपालिका का। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, अब ये जो सरकार के तीनों अंग हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी शक्तियां क्या होंगी, और जो किसी भी देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं और कैसे कैसे उनकी क्या विचारधाराएं होती है, किस तरह से संगठन और संस्थाएं कार्य करती है, इन सभी चीजों के बारे में एक विस्तृत नियम पुस्तिका जो होती है उसको कहा जाता है किसी भी देश का संविधान। तो हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में क्या है, हमारे जितने भी हम नागरिक हैं और जो हमारे नीति निर्माता रहे हैं संविधान के, उनकी विचारधाराओं की अभिव्यक्ति, मतलब उनकी विचारधाराओं को दर्शाता है भारतीय संविधान। ये संविधान का पहला कार्य है। संविधान का दूसरा कार्य है कानूनों की अभिव्यक्ति, मतलब ये विधि सम्मत जितने भी कानून बनाती है विधायिका उन सबको बताने का कार्य भी संविधान करता है। तीसरा कार्य है संविधान का संगठनात्मक ढांचे का क्रियान्वयन एवं उसको पूरी तरह से लागू करना, और किस किस तरह से हमारे भारत के अंदर कौन कौन सी संगठन काम करते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, उन सब की जो एक विस्तृत नियम पुस्तिका है उसी को बोला जाता है संविधान, भारतीय संविधान। और साथ में संविधान एक और चीज हमको बताता है, जो संविधान का कार्य है सरकार के स्तरों को बताना। अभी तो था कि सरकार मिली किस किस चीजों से होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब सरकार के स्तर का मतलब स्तरीकरण से मेरा तात्पर्य है कि स्तरीकरण, जैसे कि हमारे भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, मतलब सबसे उच्च स्तर पर है केंद्र सरकार, दूसरे स्तर पर है राज्य सरकार और तीसरे स्तर पर है नगर पालिकाएं और पंचायत। इनके माध्यम से सरकार अपने कार्यों को क्रियान्वित करती है। चलिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या संविधान और संविधानवाद क्या होता है। एक्चुअली मैं जो ये पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा आपका प्री के साथ साथ, चाहे वो यूपीपीसीएस का प्री हो, चाहे वो यूपीएससी का प्री हो, चाहे वो किसी भी वनडे एग्जाम का हो, उसके साथ साथ आपके जनरल स्टडीज के लिखित पेपरों की भी तैयारी ताकि आप कर पाओ। तो मैं इसी हिसाब से मतलब पूरा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कॉन्सेप्ट लाइन टू लाइन एकदम, और जो भी फैक्ट होंगे वो आपको फोटोज के माध्यम से मिल जाएंगे।
ठीक है, चलिए हम थे संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है, या फिर क्या कुछ लोग मान लेते हैं कि संविधानवाद ही संविधान का बड़ा रूप है या क्या है, उसको हम समझते हैं। तो संविधानवाद, संविधान आपने समझ लिया कि संविधान होता क्या है, किस किस तरह से एक नियम पुस्तिका है। अब संविधानवाद से हमारा तात्पर्य है, संविधानवाद एक्चुअल में वो चीज है जहां पर संविधान के अंतर्गत रहते हुए कोई सरकार कार्य करती है और संविधान से ऊपर नहीं उठ पाती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम कि संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अब उनको बताने का काम, उनको डिस्क्राइब करने का काम किसका होता है, न्यायपालिका का। अब न्यायपालिका उनको डिस्क्राइब कर भी दे, तभी भी एक शासक, जो कि किसी भी देश का शासक होता है, उस शासक के पास इतना बुद्धिमत्ता तो रहती है कि वो उसी लाइन को, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, रुको मत जाओ। मान लीजिए संविधान में लिखा हुआ है रुको मत जाओ, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका पहला तात्पर्य होता है रुको मत जाओ, यानी कि यू विल स्टे हियर। दूसरा तात्पर्य है रुको मत जाओ, इट मींस कि बिल्कुल यहां मत रुको, जाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि संविधान एक पुस्तिका है और उसमें लिखी हुई चीजें उसकी भावनाओं को एग्जैक्टली प्रदर्शित नहीं कर सकती, इसीलिए संविधानवाद नाम का शब्द आया है, ताकि उन लिखी हुई चीजों को भावनाओं के अनुरूप रहकर उनके अनुसार कार्य करा जा सके। समझ में आई बात आपको? चलिए, तो इसका पहला जो संविधानवाद का वो है सीमित सरकार। जैसे कि अभी आपने नारा सुना होगा थोड़े बहुत टाइम पहले, मोदी जी की गवर्नमेंट में भी ये नारा था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब सीमित सरकार, मतलब अधिकतम से अधिकतम सुशासन हो और सरकार के जो कार्य हो वो कम से कम, मतलब सरकार अपने ऊपर कम से कम कार्य करके इसको ऑटोमेटेड रूप में चलाने के लिए। तो पहला है सीमित सरकार, दूसरा है विधि का शासन। संविधानवाद के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो विधि का शासन शब्द से हमारा तात्पर्य है कि जो भी कार्य होगा, जो भी दंडनीय कार्य होंगे, चाहे कुछ किसी भी तरह के, चाहे वो न्यायपालिका के थ्रू हो, चाहे कार्यपालिका के थ्रू हो, चाहे विधायिका के थ्रू हो, उसके अंतर्गत सिर्फ वही कार्य हो सकते हैं जिनका वर्णन विधि के अंदर लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ या फिर विधि का शासन। ठीक, तीसरी चीज हमारी इसमें आती है शक्तियों का विभाजन। अगर संविधानवाद है तो शक्तियों का विभाजन बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कि सरकार है कहीं पर, ठीक है, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जो मिलकर बनी है। अब क्या होता है कि सरकार, विधायिका को ये एक तरह से पावर है कि वो संसद के माध्यम से कानून बना सकती है। अब मान लीजिए उसने कुछ ऐसा कानून बनाया कि जिस कानून में उसने लिख दिया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका आज से विधायिका के अंडर में कार्य करेंगी, क्योंकि कानून बनाने का कार्य तो विधायिका का है। तो अगर उसने ऐसा कानून बना दिया तो फिर सरकार के बचे हुए दो अंग जो कि उससे पृथक हैं विधायिका से, वो तो उसके अधीनस्थ हो जाएंगे, उसके अंडर में कार्य करने लग जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि शक्तियों का विभाजन बहुत जरूरी है। शक्तियों का विभाजन से क्या तात्पर्य है? जैसे विधायिका का कार्य होता है किसी भी विधि को या फिर किसी भी नियम को बनाना, तो ये खाली अपने नियम को सिर्फ बनाएगी, इसका सिर्फ कार्य कितना है? नियम को बनाना। कार्य को अप्लाई करने का काम जो है वो काम किसका है? कार्यपालिका का। मतलब दो इनका विभाजन हो गया, तो इनके जो कार्यों का विभाजन है और न्यायपालिका का कार्य उसको लागू करवाना या फिर उससे जितनी भी उसके ड्रॉबैक्स आते हैं उनको सॉल्व करना। तो ऐसे ही इन तीनों के अंदर शक्तियों का विभाजन पूरी तरह विधि सम्मत हो, यह संविधानवाद का तीसरा अंग होता है। चौथा है बहुमत। बहुमत मतलब कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर और सब कुछ एक किसी भी एक फैसले को लेकर बहुत सारी पब्लिक तो नाखुश है और सिर्फ कुछ पब्लिक ही खुश है, तो बहुत सारी पब्लिक की बात मानी जाएगी या फिर कम पब्लिक की? ऑब्वियसली सबको जवाब पता ही है कि बहुत सारी पब्लिक की बात माननी चाहिए। अब सरकार माने कि ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन माननी चाहिए। संविधानवाद का अगला जो मत है वो यही है कि बहुमत से कार्य होना चाहिए, जिसमें अधिकतम लोग खुश हो, उसी हिसाब से विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है तानाशाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी संविधानवाद अगर किसी देश में है तो वहां पर तानाशाह की अनुपस्थिति होती है। मतलब किसी भी तरह से जो एक पर्टिकुलर, जितने भी देश के अंदर कार्य होंगे वो पर्टिकुलर एक बेसिस पर ही होंगे, मतलब एक लेवल टू लेवल कार्य होंगे। मतलब पहले विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी, न्यायपालिका उन कानूनों को बताएगी कि ये कानून किस प्रकार से, ठीक। और साथ में इसका मोस्ट एंड
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए है संविधानवाद के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मतलब अगर कानून बन भी जाते हैं, कार्यपालिका लागू भी कर देती है, न्यायपालिका उनका वर्णन भी कर देती है, लेकिन अगर व्यक्ति ही स्वतंत्र नहीं है उन कानूनों को विधि सम्मत तरीके से उन कानूनों का फायदा उठाने के लिए या फिर वो कानून जो रोक लगा रहे हैं उन पर उनकी समीक्षा करने के लिए, यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है तो सारा का सारा ढांचा वैसे ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना संविधानवाद का अगला पहलू होता है। चलिए, तो हम देख चुके हैं अभी कि सरकार क्या होती है, संविधान क्या होता है और साथ में संविधानवाद का क्या अर्थ होता है। अगला देखते हैं, हम भारत के बारे में बात करते हैं कि संविधान निर्माण, भारत का संविधान निर्माण। देखिए, इसमें बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, लेकिन फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो जब अंग्रेजों के समक्ष था हमारा भारत और उनके अधीनस्थ कार्य करता था, तो सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने ये थी कि एकदम से मान लीजिए अभी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब अंग्रेजों के अंडर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबको अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। जितना भी ढांचा है सरकार का, वो सारा का सारा ढांचा ब्रिटिश के अंदर कार्य करता है। मान लीजिए हमें कल को स्वतंत्रता मिल जाए और कल को स्वतंत्रता मिलते ही हमको ये पता लग जाए आज कल को स्वतंत्रता मिल गई है, अब अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर उस देश के सारे कार्य कैसे होंगे, न्यायपालिका कैसी होगी, विधायिका कैसी होगी, कार्यपालिका कैसी होगी। तो इन सब बातों का आंसर देने के लिए ही एक सभा का निर्माण करा गया जिसका नाम था संविधान सभा, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक, तो संविधान निर्माण सबसे पहले M.N. रॉय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने यह मत प्रस्तुत किया कि भारत का जो संविधान होगा, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन जो करेगा और साथ में भारत की संगठनात्मक ढांचे को जो विकसित करेगा, वो कैसे, कौन बनाएगा उसको। तो M.N. रॉय ने ये प्रस्ताव पारित करा था कि उनको बनाने का काम भारत के लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब भारत के लोग इतनी बड़ी आबादी है, तो भारत के लोग खुद आके तो संविधान लिखेंगे नहीं, तो भारत के लोगों ने क्या काम करा, अपने कुछ प्रतिनिधि चुने, उनको संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। चलिए पहले इसका एक बार विकास देख लेते हैं। 1934 में M.N. रॉय द्वारा एक प्रस्ताव पारित करा गया, जिससे बाद में 1935 में जो परतंत्र भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो उसने प्रस्ताव पारित करा। तो उस एक्चुअली किसी एक व्यक्तिगत प्रस्ताव पारित करने से और किसी संगठन के प्रस्ताव पारित करने में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता था वो भारत की बहुमत आबादी को दर्शाने वाला होता था। तो फिर 1935 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करा, फिर उसके बाद 1938 में नेहरू जी ने प्रस्ताव पारित करा, जिसमें उन्होंने मांग की कि भारत की संविधान सभा का जो चुनाव होगा, मतलब जो संविधान हमारा बनाएंगे, उस पूरी सभा का जो चुनाव होगा वो भारत के वयस्क नागरिक अपनी मर्जी से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे और वो हमारी संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक, फिर अगला आया अगस्त प्रस्ताव। जब आपको पता होगा, हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो अंग्रेजों के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा आ चुका था, मतलब अंतरराष्ट्रीय इतना दबाव पड़ रहा था कि हिंदुस्तानियों को साथ रखना उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी था। तो किसी तरह से मतलब एक लॉलीपॉप पकड़ाना था इंडियंस को, कैसे भी करके, क्योंकि इंडियंस अड़े हुए थे इस बात को लेकर कि हमें अपनी संविधान सभा का निर्माण स्वयं करना है और हमें स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब स्वराज की प्राप्ति चाहिए और संविधान सभा हमारी होगी, वो खुद ही अपने संविधान का निर्माण करेगी। तो इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया, एक अगस्त प्रस्ताव नाम का ऑफर रखा 1940 में। क्वेश्चन बहुत आता रहता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, मतलब कुछ आ जाते हैं मेल मिलाने के लिए, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, कैबिनेट मिशन कब हुआ, क्रिप्स मिशन कब हुआ, पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव कैसे रखा गया। तो इन सबको प्लीज ध्यान में रख के चलिएगा। तो अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें बोला गया कि हाँ डोमिनियन स्थिति रहेगी तुम्हारी। डोमिनियन स्थिति का मतलब रहता है कि ब्रिटिश इंडिया के, मतलब ब्रिटिश कॉलोनीज जितनी भी थी, जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे पूरे विश्व के अंदर, तो उनको क्या कहा जाता था कि आप स्वराज से जो मतलब इनका मतलब निकलता था डोमिनियन स्थिति का, कि आप अपने पैरेलल गवर्नमेंट की तरह एक मान लीजिए कि मतलब ऊपर सबसे रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही, लेकिन नीचे आप अपनी व्यवस्थाएं स्वयं से कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगस्त प्रस्ताव में ये बताया गया, लेकिन भारतीय स्वराज से कम कुछ भी नहीं मांगना चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता उनका लक्ष्य हो चुका था। फिर उसके बाद आया 1942 में क्रिप्स मिशन। इसमें 3 लोग थे भारतीय इतिहास में, जब इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर मैं लूंगा
तब उस टाइम पे इसके बारे में विस्तीर्ण से चर्चा करेंगे। अभी बता देते हैं खाली एक हिस्ट्री जानने के लिए। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसमें भी कुछ बोला गया कि भारतीय ही संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन इससे भी नाखुश रहे। बाद में सबसे अंतिम रूप में आई कैबिनेट सभा, कैबिनेट मिशन भी इसको बोला जाता है। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 के अंदर। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही जो इसका प्रारूप था कैबिनेट मिशन का, उसी के द्वारा हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा, सबसे पहले जो इसका मेन क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, और इसमें मुख्यतः एक चीज याद रखिए, पूरी संविधान सभा के अंदर सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस टाइम के नहीं थे, वो थे महात्मा गांधी। एक महात्मा गांधी को छोड़कर बाकी लगभग सभी जानी मानी हस्तियां, जिसमें महिलाओं का भी कुछ हिस्सा था, दलित वर्गों का भी हिस्सा था, अन्य पिछड़े वर्गों का भी हिस्सा था, मतलब लगभग सभी कम्युनिटी और सभी लोग इसमें शामिल थे, सिर्फ एक महात्मा गांधी जी को छोड़कर। तो चलिए फिर दोबारा से आ जाते हैं उसी पर टॉपिक पर। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अध्यक्ष इसलिए बनाया गया इन्हें क्योंकि सबसे ज्यादा एजिड व्यक्ति उस टाइम पर, उम्रदराज, सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो इसलिए इन्हें अल्पकालिक अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई 12 दिसंबर 1946 में, तब उसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सर्वसम्मति से संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, जो कि पूर्णतः पूर्णकालिक अध्यक्ष इसके रहे। तो हमारी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? हमारी संविधान सभा जो है वो मतलब जो थी, अभी नहीं है, मतलब जो इस टाइम पे बनी थी हमारी संविधान सभा, वो ना तो पूरी तरह चुनी हुई थी, जैसे कि मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि पीछे से लोग, मतलब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका कहना यही था कि जो संविधान सभा हो वो वयस्क नागरिकों द्वारा चुनी जाए, ताकि पूरे भारत का वहां पर कंट्रीब्यूशन हो सके। लेकिन जो हमारी संविधान सभा थी वो अंशतः नामित थी और अंशतः चुनी हुई थी। कैसे? हमारे भारत उस टाइम पे टूटा हुआ था बहुत सारी रियासतों के अंदर। तो जितनी भी रियासतें थी, मैक्सिमम रियासतें तो भारत में जुड़ चुकी थी, लेकिन कुछ रियासतें भारत में नहीं जुड़ी थी। तो जितने भी रियासत थे, अब कोई भी राजा होगा, महाराजा होगा, जिसकी रियासत को अब भारत के अंदर आने वाली हो, जहां पर वो पहले खुद शासक हो, अब उसे भारत के अंदर जाना हो, तो वो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव करवाएगा। तो वो चुनाव ना करवाने की जगह जितने भी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के अंदर आए थे, वो कहां से आए थे? वो रियासत का जो हेड होता था उनके द्वारा भेजे गए या फिर नामित, और कुछ प्रांतीय विधानसभाओं से चुने हुए सदस्य आए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ अंशतः वो नामित थी और अंशतः चुनी हुई सभा थी भारतीय संविधान सभा।